बीजेपी लीडरशिप की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से लगातार ये स्टेटमेंट्स आ रही थी कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर बदलेगा, एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा और जम्मू और कश्मीर को साथ में लेके चलेंगे, जो उनके वादे जो जिस तरीके से अवाम में उन्होंने रखे। उसी सिलसिले में जब G20 की बात की जाए, जब कश्मीर के अंदर या लद्दाख के अंदर आप G20 की मीटिंग करवा सकते हैं, तो जम्मू को एलिनेट क्यों? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जब 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 भी हुकूमत में आई, जिस तरीके का ट्रीटमेंट कश्मीर के को मिला, उसी तरीके का ट्रीटमेंट जम्मू को मिला। टेरिटरी जो जिसमें पिछले 9 सालों से इलेक्शंस नहीं हो, जिसमें चुने हुए नुमाइंदे नहीं हो, जिसमें असेंबली ना हो, जिसमें आज लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हो, इसका जवाब कौन देगा? इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे देश के लिए क्या हो सकती है कि एक रियासत, जिसे रियासत का दर्जा भी जिससे छीन लिया आपने, उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। आज यूनियन टेरिटरी में पिछले 9 बरसों से इलेक्शन नहीं, लगातार कुछ ना कुछ बहाने लगाए जा रहे हैं। इनकी तरफ से जो बातें जिस तरीके के सामने आती हैं इनकी भाजपा की तरफ से, कभी ये कहते हैं कि जो है सिक्योरिटी सूरत हाल जो है बेहतर नहीं है। सिक्योरिटी सूरत हाल अगर बेहतर नहीं है तो आप ने झूठे दावे देश के साथ क्यों किए कि 370 जो है एक वाहिद वजह है यहाँ आतंकवाद की? हमने तो हमेशा से ही ये कहा कि 370 का मिलिटेंसी से कोई लेना देना। वेदर कंडीशंस की बात करते हो, कभी आप सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करते हो। जो फैक्ट जो है जनाब, वो ये है कि ये लोग इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते, क्योंकि इनको बेसिक रियलिटी जो है इन्हें पता है, इन्हें ग्राउंड सिचुएशन पता है कि लोग यहाँ क्या चाहते हैं। लोग यहाँ इस जमात को नहीं चाहते। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में G20 को लेकर डेट पास आ रही है, उसी के साथ ही यहाँ पर कई तरह के घटनाक्रम भी हो रहे हैं और अभी हाल ही में कई आतंकवादी जो घटनाएं भी हुई हैं और उसके साथ अभी बयानबाजी भी जो है इस समय चल रही है। और हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी एक बयान दिया था कि यहाँ पर लद्दाख और श्रीनगर में G20 की मीटिंग हो रही है, लेकिन जम्मू को यहाँ से छोड़ा गया है। इस तरह की बातें के बाद जो है बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लेकिन इन सब पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन ईशान राणा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या राय है। सबसे पहले तो व्यूज टुडे में सर आपका स्वागत। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं यहाँ पर कि G20 की मीटिंग को लेकर लगातार यहाँ पर हालात बड़े नाजुक से बने हुए हैं, पर उस पर भी बयान भी आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि अभी हाल ही में डॉक्टर साहब ने भी अपना बयान दिया कि जम्मू को जो है एलिनेट किया गया है, और लेकिन उस पर बीजेपी भी काफ़ी पलटवार करके कहती है कि वो इस तरह का बयान जो है सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए दे रही है। देखिए, बड़ी बात तो ये है कि 2019 से पहले जब आपने भी देखा होगा और जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा कि जिस तरह से जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करने के लिए बीजेपी का जो रोल रहा वो सबके सामने है। और अक्सर ये कहा गया कि कश्मीरी लीडरशिप ने जम्मू को डिवाइड किया है और जम्मू को हमेशा से एलिनेट किया है जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है। उसी सिलसिले में जब 2019 में जब एब्रोगेट किया और 370 को एब्रोगेट किया इलीगली, उस वक्त भी ये कहा गया कि अब जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा था, एज पर बीजेपी का जो वजन था, वो भेदभाव जो है अब नहीं दिखेगा। हालांकि बीजेपी लीडरशिप की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से लगातार ये स्टेटमेंट्स आ रही थी कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर बदलेगा, एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा और जम्मू और कश्मीर को साथ में लेके चलेंगे, जो उनके वादे जो जिस तरीके से अवाम में उन्होंने रखे। उसी सिलसिले में जब G20 की बात की जाए, जब कश्मीर के अंदर या लद्दाख के अंदर आप G20 की मीटिंग करवा सकते हैं, तो जम्मू को एलिनेट क्यों किया? सवाल का निशान तो उठता है कि जम्मू में ऐसा क्या है कि आप जम्मू को एक तरफ से ये कहते हैं कि जम्मू की आवाम के साथ भेदभाव हो रहा है। वही लीडरशिप, एनसी की लीडरशिप ने और हमारे कायदे ने जो सवाल उठाया है बीजेपी से, बीजेपी को जो जवाब देना होगा, यहाँ मुल्क की लीडरशिप को जवाब देना होगा कि आपने जम्मू के साथ भेदभाव क्यों किया। आप एक रीजन को जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ इस रीजन के साथ जो है भेदभाव हो रहा है। जब आप लोग आज हुकूमत में हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप तीनों खित्तों को, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो लद्दाख हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी लद्दाख को अपना हिस्सा मानती है, तो हम चाहते हैं कि तीनों खित्तों को साथ में लेके चला जाए, तीनों खित्तों की डेवलपमेंट हो। तीनों खित्तों का नाम जो है वो
ना ही नेशनल लेवल पे हो बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हो। लेकिन उस पर एक बात ये भी कहने में आई कि जम्मू कश्मीर को अलग अलग एंटिटी मानने की कोशिश क्यों की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा। ये तो एक है, जब एक है तो चाहे मीटिंग जम्मू में हो या श्रीनगर में हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको दो सोसाइटी के बीच में, दो रीजन के बीच में डिवीजन क्रिएट करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को हमेशा से एक ही एंटिटी माना है। हमने कभी जम्मू और कश्मीर में भेदभाव नहीं किया। हमने जितना जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितना शेयर दौरे इक़्तिदार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब 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 भी हुकूमत में आई, जिस तरीके का ट्रीटमेंट कश्मीर के को मिला, उसी तरीके का ट्रीटमेंट जम्मू को मिला। हमने कोशिश की कि हम जम्मू को भी आगे लेके जा सकें। हमने कोशिश की कि जम्मू के अंदर भी तरक्की हो। हमने कोशिश की कि जम्मू के अंदर भी नए नए इंस्टीट्यूशंस आए। तो ये आज अगर आप जम्मू के अंदर घूमते हैं, जम्मू के अंदर आपको जो भी बिल्डिंग्स, जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी रोड कनेक्टिविटी जो भी नजर आती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर की है। किसी में इसमें कोई सवालिया निशान नहीं है। हमने तो कभी इस खित्ते को जब कश्मीर से अलग नहीं किया, मगर सवालिया निशान उन लोगों पे उठता है जो हमेशा जम्मू जम्मू करते थे। यहाँ कुछ लोग थे बीजेपी में जिन्होंने जम्मू जम्मू की बात की। आज वो लोग कहाँ हैं? वो तो ये कहते थे कि जम्मू जो है दरवाजा है कश्मीर का। आज वो लोग चुप क्यों हैं जब जम्मू G20 को जो है कश्मीर में करवाया जा रहा है? आप अगर जम्मू के लिए इतना सोचते थे तो आज इतना बड़ा भेदभाव जम्मू के साथ क्यों है? वो अलग बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में कोई फर्क नहीं समझती है। कश्मीर में मीटिंग हो रही है, इसका मतलब जम्मू कश्मीर में हो रही है। मगर ये सवालिया निशान उन लोगों के लिए है जो हमेशा से ऐसी राजनीति करते थे और जम्मू को कश्मीर से अलग समझते थे। ये उन लोगों के लिए एक सवालिया निशान। लेकिन इसमें उन्हीं बीजेपी की तरफ से ही ये बयान इस तरह के भी आते हैं। जब डॉक्टर साहब ने ये बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अब उनके पास मुद्दा कुछ बचा नहीं है, इसलिए देख रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल ग्राउंड जो है वो उनके हाथ से निकल रही है। उन्होंने जम्मू का एक ऐसा ये कार्ड खेला है कि यहाँ के लोगों के इमोशंस को छेड़ने की कोशिश की है, इस तरह का बयानबाजी करके कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए, बात जहाँ तक ग्राउंड किसके पास कितना ग्राउंड है वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। और बेसब्री से उस वक्त का इंतज़ार हो रहा है। यहाँ की आवाम जो है बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि डिले जो हो रहा है वो बीजेपी के पार्ट पे है, डिले जो हो रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट पे है, डिले जो हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पार्ट पे है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को यहाँ डेमोक्रेसी से दूर रखा जा रहा है, डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उससे दूर रखा जा रहा है। फारूक साहब ने तो ये भी कहा कि यहाँ पे अब ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ तो डेमोक्रेसी का नाम नहीं है। तो ये आज बीजेपी के पास, जब उनके पास किसी भी बात का जवाब नहीं है, वो अपने इस फैसले को जो है जब उन्होंने कश्मीर के अंदर, देखिए हमने तो सिर्फ यही सवाल किया ना कि अगर आप जम्मू जम्मू हमेशा से करते थे तो आज जम्मू और कश्मीर में भेदभाव क्यों? अगर G20 आप जहाँ पे इतनी बड़ी समिट होने जा रही है, वो समिट अगर कश्मीर में हो सकती है तो जम्मू में क्यों नहीं? जम्मू भी कश्मीर का ही पार्ट है। तो ये भेदभाव जो है बीजेपी ने इसकी शुरुआत की थी, और हमने तो सिर्फ ये सवाल किया है उन लोगों से जो हमेशा से जम्मू और कश्मीर को अलग मानते थे। लेकिन जिस तरह से आर्टिकल 370 की आपने अभी जिक्र किया कि उसकी एब्रोगेशन के बाद जिस तरह से दावे किए गए थे कि टेररिज्म जैसी चीज़ जो है वही एक मेन काज था, 370 मेन काज था, टेररिज्म तो क्यों नहीं ख़त्म हुआ? तो उसको लेकर भी जब पूछा गया तो उनका भी ये जवाब है कि इतने टर्म्स तक CM रहे हैं डॉक्टर साहब, तो उस समय क्या था? तो उस समय भी नहीं क्या इस तरह के हालात थे, इतने ज़्यादा नासाज हालात थे? अब तो उससे भी बेहतर करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी इस तरह के कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स अभी भी बाकी हैं। तो इस तरह से आप कैसे देखते हैं कि दोनों तरफ से कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है? आपका कहना है कि आर्टिकल 370 के बाद कुछ नहीं बदला है, तो उनका कहना है कि आर्टिकल 370 से पहले भी कौन सा सही था? देखिए जनाब, बड़ी बदकिस्मती की बात है, जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि आखिर आप जम्मू कश्मीर की आवाम को समझते क्या हैं? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम का हक नहीं है कि यहाँ उनके चुने हुए नुमाइंदे हों? क्या जम्मू कश्मीर के आवाम का ये हक नहीं है कि उन्हें जिस देश को हम एक दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क कहते हैं, उस देश में
एक यूनियन टेरिटरी जिसमें पिछले 9 सालों से इलेक्शंस नहीं हो, जिसमें चुने हुए नुमाइंदे नहीं हो, जिसमें असेंबली ना हो, जिसमें आज लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हो, इसका जवाब कौन देगा? इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे देश के लिए क्या हो सकती है कि एक रियासत, जिसे रियासत का दर्जा भी जिससे छीन लिया आपने, उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। आज यूनियन टेरिटरी में पिछले 9 वर्षों से इलेक्शन नहीं, लगातार कुछ ना कुछ बहाने लगाए जा रहे हैं इनकी तरफ से। जो बातें जिस तरीके के सामने आती हैं इनकी भाजपा की तरफ से, कभी ये कहते हैं कि जो है सिक्योरिटी सूरत हाल जो है बेहतर नहीं है। सिक्योरिटी सूरत हाल अगर बेहतर नहीं है तो आप ने झूठे दावे देश के साथ क्यों किए कि 370 जो है एक वाहिद वजह है यहाँ आतंकवाद की? हमने तो हमेशा से ही ये कहा कि 370 का मिलिटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आपने तो हमेशा से कहा कि 370 ही मिलिटेंसी का रूट कॉज है। आज वो रूट कॉज अगर आपने मिटा दिया, उसको खत्म कर दिया, तो आज मिलिटेंसी क्यों खत्म नहीं हो रही है? आज जो इलाके पीसफुल इलाके होते थे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू प्रोविंस में जो इलाके पीसफुल इलाके होते थे, चाहे वो राजौरी है चाहे वो पुंछ है, वो हमारी सरकारों की मेहनत थी कि हमने ऐसे हालात पैदा किए कि वो इलाके पीसफुल थे। इसी जब वो इलाके पीसफुल होने के बावजूद आज आर्टिकल 370 भी नहीं है एज पर बीजेपी, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज तो सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। आज तो आपके पास कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए इलेक्शन करवाने का। आप तो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। आप कभी वेदर कंडीशंस की बात करते हो, कभी आप सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करते हो। जो फैक्ट जो है जनाब वो ये है कि ये लोग इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते, क्योंकि इनको बेसिक रियलिटी जो है इन्हें पता है, इन्हें ग्राउंड सिचुएशन पता है कि लोग यहाँ क्या चाहते हैं। लोग यहाँ इस जमात को नहीं चाहते। वो साबित कैसे होगा? जब ये इलेक्शन करवाएंगे और उन्हें अपना ग्राउंड जो है वो दिख चुका है और उन्हें पता है यहाँ जो फील्ड जो है वो साजगार नहीं है इनके लिए। इस समय अगर जम्मू सूबे की हम बात करें तो राजौरी और पुंछ इस समय बड़ा हॉट बेड बना हुआ है। वहाँ पर लगातार आतंकवादी जो घटनाएं हो रही हैं और आप खुद भी पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या हालात देखते हैं कि क्योंकि पिछले 10 साल पहले ये भी बताया गया था कि इसको टेररिज्म फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन अचानक से पिछले 3 साल से लगातार वहाँ पर घटनाएँ हो रही हैं और अभी भी इतना ज़्यादा वहाँ पर इस समय भी चल रहा है। वहाँ पर कोई सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं और हाइडआउट्स भी वहाँ पे पता चल रहे हैं। क्या क्या देखते हैं, क्यों बदलाव हुआ, अचानक से हुआ कि जिनको टेररिज्म फ्री कर दिया गया इलाकों को दोबारा से वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही? तो इसका जवाब तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। इसका जवाब, क्योंकि हम लोग जो हैं पिछले 9 वर्षों से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सत्ता में नहीं है। आज सवालिया निशान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ पे बनता है। हमने तो हमेशा से कहा कि जब जहाँ तक बात जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ चढ़ के जो है उसमें जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो भी योगदान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को चाहिए होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस देने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं यहाँ सूरत हाल बेहतर हो, हम चाहते हों इस इलाके के अंदर अमन हो। मगर अगर जो इलाके, जैसे मैंने पहले भी फरमाया कि ये जो इलाके हैं, चाहे वो राजौरी हो चाहे वो पुंछ हो, इन इलाकों के अंदर तो मिलिटेंसी मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 12-15 साल से तो मिलिटेंसी का नाम और निशान नहीं था। आज ये इलाकों के अंदर जो है आज ऐसे हमले होते हैं जहाँ पे हमारे जवान जो हैं शहीद होते हैं। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने पहले भी ये कहा है और आज फिर से कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ी संजीदगी से इस बात पे सोचना होगा कि कहाँ चूक हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन सब के बीच में एक यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट का ना होना, आम रिप्रेजेंटेशन का ना होना, क्या उसकी वजह से भी कुछ इस तरह के कहीं हालात हैं, क्या है कि कंट्रोल में नहीं आ रहे? कि अगर लोकल रिप्रेजेंटेशन होती, उनका भी बहुत बड़ा एक हाथ होता है वहाँ पर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को इस्टेब्लिश करने के लिए इन इलाकों में। देखिए, गवर्नमेंट तो एनी डे बेटर है इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से। गवर्नमेंट ऑफ एनी डे इज बेटर देन दिस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। और चुने हुए नुमाइंदे जहाँ जहाँ हों, देखो एलिनेशन तो होती है सोसाइटी के अंदर, तो मैं पूरा ये नहीं कह सकता हूँ कि आप चुने हुए नुमाइंदे हों तो वो हालात जो है बेहतर हो सकते हैं। मगर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक एफर्ट दिखता है। अगर पिछली सरकारों ने एफर्ट किए और इस इलाके को आतंकवाद मुक्त किया, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, जब दौरे इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो लोगों में लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस चली, और वो उनसे कहीं ना कहीं ये इलाकों में हमने इन इलाकों को आतंकवाद मुक्त किया, तो आज
भाजपा के दौर में जहां वो यही कहते हैं कि 370 जो है ख़त्म हो चुका है, 35A ख़त्म हो चुका है, हमने जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का मिलन कर दिया है, अब हालात साजगार हैं, यहाँ जो है नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, वो तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। क्योंकि कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि टारगेटेड किलिंग्स किस तरीके से हुई पिछले साल, और लगातार कश्मीरी पंडित भाई बहनें जो हैं सड़कों पे हैं, सुनने वाला कोई है नहीं, पुरसान हाल उनका कोई नहीं। आज जो इलाके पीसफुल इलाके थे, मुझे तो शक है कि अब जो चिनाब वैली जिस तरीके से, चिनाब वैली में जो हालात थे, जो आपने देखा होगा जब जब मिलिटेंसी पीक पे हुआ करती थी तो चिनाब वैली का क्या हाल था। मुझे डर है कि वो इलाका कहीं ख़राब ना हो जाए, मगर फिर भी हमें उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी संजीदगी से जो है इन हालात पे अपनी नज़र बनाएगी और सोचेगी कि कहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चूक हो रही है, कहाँ हालात ख़राब हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, और उस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेगी। आपका कहना ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी जो उनके दावे हैं उनमें और जो सच्चाई है उसमें फ़र्क है? तो ज़मीनी सतह पे तो हमें यही दिखाई दे रहा है। ज़मीनी सतह पे जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने हैं, वो हम लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं, जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट का वजन है उससे तो मुख्तलिफ है। क्योंकि अगर टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, अगर आए दिन कश्मीर के अंदर जवान या पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, या जम्मू में आर्मी के जवान जो है शहीद हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का जो वज़न है एज मिलिटेंसी को लेके या आतंकवाद को लेके, वो और हकीकत से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस तरह के अगर हालात बने रहे तो आपको लगता है कि नहीं नियर फ्यूचर में कहीं यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होने के आसार हैं? देखिए वो जिस तरह से कि केंद्र सरकार अपने समय समय पर कुछ ना कुछ इस तरह के बयान देती रहती है कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं, बस जल्द ही जल्द करवा देंगे। पहले तो ये भी कहा था कि अप्रैल मई में ये इलेक्शन हो जाएगा। हर साल जो है एक लॉलीपॉप दे देते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को। 15 अगस्त को जो है वो लाल किले से एक भाषण आता है कि इस साल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक चुनाव होंगे। पहले तो ये कहा गया कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपना काम पूरा करेगी और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। डिलिमिटेशन को अपना काम पूरा किए हुए 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और आज दूर दूर तक मुझे इलेक्शंस नज़र नहीं आते। और जहाँ तक मुझे हालात जो नज़र आते हैं, उससे तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और ख़ासकर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के मूड में लगता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।